तो उद्घाटन कार्यक्रम में वापस आपको हम लेकर के चलेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश को दिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का तोहफा। 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर। सहारनपुर और देहरादून में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे का विरोध। नरेंद्र मोदी गो बैक के लगे नारे। डोईवाला में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट जाने से पहले रोका। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बैसाखी स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने किया इस्तीफे का ऐलान। जेडीयू के मंत्री हुए भावुक। 3:15 बजे राज्यपाल को देंगे इस्तीफा। बीजेपी से ही होगा नया सीएम। शिवराज नितिन नवीन पहुंचे पटना। 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में होगा नए सीएम का ऐलान। बड़ा सवाल, नया सीएम कौन, सम्राट या कोई और? नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो आपको सीधा हम उत्तराखंड लेकर के चलेंगे, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से आपको सीधा सुनवाते हैं। अकल्पनीय है साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा, और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं, जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, होम स्टे हो, सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और मेड इन इंडिया शादी के लिए बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए 12मासी पर्यटन बहुत जरूरी है, और इसलिए मेरा सर्दियों में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत आग्रह रहा है। और मुझे खुशी है कि हर साल इन यात्राओं में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको याद होगा
मैं 2023 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया। कई वर्षों के बाद मैं गया और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी 1,000 नहीं होते थे, अगर 40,000 पहुंचते हैं तो यहां के लोगों की रोजी रोटी की कितनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसी तरह 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में करीब 80,000 श्रद्धालु आए थे। 2025 में यह संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थानों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा भी होती है। यह आस्था का उत्सव तो है ही, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी जीवंत उदाहरण है, जहां मां नंदा को बेटी मानकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था।
इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि पत्र मेरे देश की माताएं बहनें जरूर पढ़ेगी, एक एक शब्द पर मनन करेगी और इतना बड़ा पवित्र कार्य करने के लिए 16, 17, 18 को संसद में आने वाले सभी सांसदों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। साथियों, मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात ना हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान हैं। 1962 की लड़ाई में शहीद जसवंत सिंह जी रावत जी के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता। साथियों, सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति, ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और एक प्रकार से देशवासियों को इस शानदार एक्सप्रेसवे की
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया है और कई खासियत के बारे में भी जिक्र किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान विरोध देखने को मिला है। डोईवाला में कांग्रेस नेताओं ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोतवाली के बाहर ही उनके काफिले को रोक दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही सख्ती बरतते हुए एयरपोर्ट जाने से पहले ही कांग्रेस नेताओं की एंट्री रोक दी। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। यहाँ पर ये देखिए मोदी जी के ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के आदर्शों की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के विचारों को अपनाते हुए एक सशक्त, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र स्थित नाथुजाला गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर सर्वे की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी एग्री स्टेक योजना के तहत चल रहे अंश निर्धारण, किसान रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने किसानों की मौजूदगी में खुद खेतों का डिजिटल सर्वे कर प्रक्रिया को समझा। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, हालांकि कुछ स्थानों पर साझरा और लोकेशन ट्रेस करने में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। देहरादून के फायर स्टेशन में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उप निदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड संदीप कुमार राणा और अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल को एक युवक के डूबने की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ टीम रुद्रपुर से उप निरीक्षक सुरेंद्र नेगी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। हालांकि पहले दिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला, तो वहीं आज दोबारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को सफलता मिली और युवक का शव बरामद कर लिया गया। बैसाखी पर्व के मौके पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मेष की संक्रांति पड़ना, उसी दिन बैसाखी मनाने का विधान है। हरिद्वार जैसी जगह पे हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र 13 तारीख को भी मनाते हैं और 14 को भी मनाते हैं। तो 14 को 9:31 से इसका पुण्यकाल है और जो कि संध्या तक लगातार चलेगा। प्रभु इसका विशेष महत्व इस प्रकार कहा गया है
कि 1000 वर्षों तक तपस्या करे व्यक्ति, या फिर सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर एक मन सोना दान करे, उतना फल हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात रस वाले फल जो मौसमी फल है और जल से भरा हुआ पात्र अपने गुरु ब्राह्मण को देने का एक ही समान फल बता। मैं हरिद्वार से हूँ, मेरा जन्म यही हो रखा हैगा और मैं भी 2022 में गाजियाबाद मेरे बच्चे वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो मुझे जाना पड़ा और मैं बार बार आती रहती हूँ। मेरा दिल यही रहता है, यही रहता है, यही रहता है। क्या बहुत पंजाबियों के लिए बहुत अच्छा था, सिखों के लिए बहुत अच्छा था। उनकी गेहूं की फसलें कटती हैं तो उसकी भगवान को थैंक यू, गंगा मैया को थैंक यू बोला जाता है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पुण्य काल है ना भी आज का, इसलिए आज का पुण्य काल है, नहीं है इसलिए आदमी नहाने आते हैं यहाँ पर। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ, हमेशा आता हूँ यहाँ पर, साल में 1-2 बार आते रहते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।